क्या होगा अगर मैं कहूं कि कल रात जिस परछाई या आहट को महसूस करके आपके रोंगटे खड़े हो गए थे, वो कोई भटकती हुई रहस्यमयी आत्मा नहीं थी। मतलब वो ठीक वही ऊर्जा थी जो इस वक्त आपके कमरे का बल्ब जला रही है, बस उसका रूप थोड़ा अलग था। हाँ, सुनने में ये शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, क्योंकि सदियों से हमने इन चीजों को अलग अलग बॉक्स में बंद करके रखा है। बिल्कुल, एक बॉक्स विज्ञान का है जहां सब कुछ नापा जा सकता है, और दूसरा बॉक्स रहस्य और डर का है, एकदम सही, जहां भूत, प्रेत और अदृश्य शक्तियों का राज है। लेकिन अगर हम डर को किनारे रखकर इसे विशुद्ध ऊर्जा या एनर्जी के नजरिए से देखें, तो दोनों बॉक्स असल में एक ही हैं। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही भ्रम तोड़ना है। मतलब आज हम जिसे अक्सर ऊपरी हवा कहा जाता है, उसके पीछे के असली तंत्र को समझेंगे। हाँ, अंधविश्वास के चश्मे से नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान के लेंस से डिकोड करेंगे इसे। सच कहूं तो जब मैं इन चीजों को पढ़ रहा था, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। ये एहसास कि जिन्हें हम बाहरी दुश्मन मानते हैं, वो शायद हमारे ही मन और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के एक बहुत ही जटिल खेल है। ये नजरिया वाकई सब कुछ बदल देता है। जैसे ही आप इसे विज्ञान और ऊर्जा के खेल की तरह देखना शुरू करते हैं, तो सारा डर खत्म हो जाता है। हाँ, एक बहुत ही गहरी समझ पैदा होती है। बिल्कुल, और इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी और खूबसूरत सिद्धांत को समझना होगा, जिसे विज्ञान और दर्शन की भाषा में मोनिज्म कहा जाता है। मोनिज्म, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 100 तरह की अलग अलग ऊर्जाएं काम नहीं कर रही हैं। केवल एक ही मूल ऊर्जा है जो सारा खेल रच रही है। मतलब सब कुछ एक ही सोर्स से जुड़ा है। हाँ, जितने भी बड़े भौतिकवादी वैज्ञानिक हैं, वो सब मोनिस्ट हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा सिर्फ एक है, बस वह लगातार अपना रूप और अपना स्तर बदलती रहती है। अच्छा। जो ऊर्जा एक पत्थर में है, वही इंसान के दिमाग में भी है, बस उसका घनत्व और स्वरूप अलग है। अरे ये तो बिल्कुल पानी की तरह हुआ है ना, जैसे आपके पास बर्फ का एक सख्त टुकड़ा है जो एक भौतिक अवस्था है। हाँ, बिल्कुल भौतिक अवस्था है। आप उसे गर्मी देते हैं, वो पिघलकर पानी बन जाता है, रूप बदल गया। आप उसे और उबालते हैं तो वो भाप बन जाता है और हवा में गायब हो जाता है। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब चीज एक ही है, H2O, लेकिन उसका स्तर सूक्ष्म होता जा रहा है और उसकी ताकत भी बदल रही है। ये बहुत ही बेहतरीन और सटीक तुलना है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का विकास भी बिल्कुल इसी क्रम में हुआ है। सबसे पहले जो फिजिकल मैटर या भौतिक पदार्थ है, उसी के घर्षण से फिजिकल एनर्जी पैदा होती है। ओके, फिजिकल एनर्जी। हाँ, और जब ये ऊर्जा और ज्यादा घनी या सघन होती है, तो ये फिजिको-केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, और फिर एक कदम और आगे बढ़कर ये पूरी तरह केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा का रूप ले लेती है। और मैं समझता हूँ कि यही वो मोड़ है जहाँ से जीवन की नींव पड़ना शुरू होती है। बिल्कुल, जब ये केमिकल एनर्जी एक खास स्तर पर पहुंचती है, तो ये बायोकेमिकल एनर्जी बन जाती है। इसी ऊर्जा से पृथ्वी पर अमीबा जैसे शुरुआती एक कोशिकीय जीव पैदा हुए थे। अच्छा, तो अमीबा भी उसी एनर्जी का एक रूप है? हाँ, और विकास यहाँ रुकता नहीं है। ये बायोकेमिस्ट्री और ऊपर उठकर बायोलॉजिकल एनर्जी बनती है, जिससे हम इंसान और सारे जीव जंतु बने। यहाँ तक तो सब कुछ बायोलॉजिकल है, सब कुछ शरीर के अंदर है, जिसे देखा और परखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा जंप आता है ना? हाँ, और वही सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। बायोलॉजिकल ऊर्जा आगे बढ़कर साइकोसोमैटिक एनर्जी में बदल जाती है। साइकोसोमैटिक, इसका मतलब शरीर और दिमाग का कनेक्शन। बिल्कुल, साइकोसोमैटिक का मतलब है वो पुल जहां शरीर और दिमाग आपस में मिलते हैं। यह वो जादुई क्षण है जहां दिमाग के अंदर होने वाला एक रासायनिक बदलाव एक विचार या इमोशन का रूप ले लेता है। अरे वाह! और अंततः यही ऊर्जा एक कदम और सूक्ष्म होकर साइकिक एनर्जी बन जाती है। इसे ही हम थॉट वेव्स या विचारों की तरंगे कहते हैं। तो ये जो साइकिक एनर्जी है, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उसी शुरुआती पत्थर वाली ऊर्जा का सबसे एडवांस्ड और सूक्ष्म रूप है। एकदम सही समझे आप। और मजे की बात यह है कि ये थॉट वेव्स बिजली की तरंगों की तरह पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जैसे लंदन में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और बिजली की गति जो करीब 32,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसकी वजह से वो मैच पलक झपकते ही यहाँ हमारी टीवी स्क्रीन पे दिख जाता है। हाँ, ऐसा ही है। मतलब वो तरंगें इस वक्त भी हमारे आसपास के कमरे में मौजूद हैं, तैर रही हैं।
एकदम सही। और सिगमंड फ्रॉइड जैसे महान मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना था। बिजली घर और छाते वाला उदाहरण अपनी जगह एकदम सटीक है, लेकिन हम इंसान कोई लोहे के तार तो नहीं है। हाँ, ये तो है। अगर ये घनीभूत थॉट वेव सच में छाते वाला लोहा नहीं होता। हाँ अच्छा, तो वो लोहा क्या है? मनोविज्ञान और जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो वो लोहा असल में एक कमजोर व्यक्तित्व या वीक पर्सनालिटी है। मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग जिनका रक्षा कवच मजबूत होता है, वो इन वेव्स के बीच से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे प्लास्टिक की डंडी वाला छाता। तो ये कमजोर व्यक्तित्व आता कहाँ से? क्या ये सिर्फ बचपन के डर या मानसिक रूप से कमजोर होने की बात है? नहीं, इसका आधार पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। हर इंसान के अंदर एक ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों के तत्व मौजूद होते हैं। मेल और फीमेल दोनों? हाँ, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकसित होता है तो उसके अंगों का विकास तय करता है कि कौन से तत्व उभरेंगे और कौन से दब जाएंगे। तो अगर किसी का शारीरिक विकास अधूरा रह गया तब क्या होता है? जब किसी वजह से मुख्य जैविक अंगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, तो जो तत्व नीचे दब जाने चाहिए थे वो शरीर में उभर आते हैं। उदाहरण के लिए पुरुषों में एफेमिनेट या स्त्रैण तत्व उभर आते हैं। ओहो। इसी तरह जिन महिलाओं में बायोलॉजिकल विकास धीमा रहता है, उनमें पुरुष तत्व हावी हो सकते हैं। इस तरह के बायोलॉजिकल असंतुलन से जो इंसान बनता है, उसकी अपनी शारीरिक ऊर्जा बहुत कम होती है। उसका व्यक्तित्व बुनियादी रूप से कमजोर होता है। रुको, ये बहुत ही हैरान करने वाला है। क्या हम किसी को सिर्फ देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बायोलॉजिकली वीक है और वो इन थॉट वेव्स का शिकार हो सकता है? हाँ, फ्राइड ने इन लोगों की कुछ बहुत ही स्पष्ट शारीरिक पहचान बताई है। जैसे ऐसे लोगों के बाल बहुत कोमल और रेशम जैसे होते हैं, वे एकदम गहरे काले नहीं होते। अच्छा। हाँ, और जवानी या प्यूबर्टी के बाल उनके शरीर पर बहुत देर से आते हैं। और अगर आप उनकी आंखों को देखें तो वे गहरी काली न होकर उनमें हल्का सुनहरापन होता है। मुलायम बाल या सुनहरी आंखों का अदृश्य ऊर्जा से क्या लेना देना? ये बायोलॉजी उस थॉट वेव से कैसे जुड़ती है? क्योंकि ये शारीरिक लक्षण सिर्फ बाहर का आवरण नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि शरीर के अंदर बायोलॉजिकल एनर्जी का निर्माण पूरी ताकत से नहीं हुआ है। समझ गया। जब आपकी अपनी शारीरिक ऊर्जा कमजोर होती है तो आपके आसपास का जो ऊर्जा का प्राकृतिक रक्षा कवच होता है वो पतला हो जाता है। अब कड़ियां जुड़ रही हैं। तो जब ऐसा कोई कमजोर बायोलॉजिकल एनर्जी वाला इंसान किसी बहुत ही सघन और पावरफुल थॉट वेव के संपर्क में आता है, मतलब जब वो लोहे का छाता लेकर बिजली घर में घुसता है, तो असल में होता क्या है? जिसे हम भूत आना कहते हैं, वो घटना कैसे घटती है? जैसे ही वो भारी थॉट वेव उस पर हावी होती है, उस व्यक्ति की अपनी खुद की जो बची खुची बायोलॉजिकल एनर्जी है वो पूरी तरह से दब जाती है। मतलब सप्रेस हो जाती है। बिल्कुल, उसकी पर्सनालिटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक उसकी खुद की ओरिजिनल कमजोर पर्सनालिटी और दूसरी वो ताकतवर थॉट वेव जिसने उसे जकड़ लिया है। इसे मनोविज्ञान में स्पिरिट पर्सनालिटी या मीडियम बनना कहते हैं। और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। वो इंसान अचानक से उछल कूद करने लगता है, उसकी आवाज भारी हो जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, मैं पीर हूँ, मैं फला हूँ, मैं इसका खून पीकर ही जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आसपास खड़े लोग खौफ में आ जाते हैं कि उसके अंदर सच में कोई भूत आ गया, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक भारी थॉट वेव के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो तथाकथित पीर या भूत पल भर में गायब हो जाता है। यार, इससे मुझे एक बात याद आई। हम अक्सर आम बोलचाल में कहते हैं कि इस पर ऊपरी हवा का साया है। ये ऊपरी शब्द कहाँ से आया? क्या इसलिए क्योंकि ये हवा में तैर रही है? इसका कारण ऊर्जा के उसी विकास क्रम में छिपा है जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी, जो फिजिकल मैटर से शुरू हुआ था। हाँ, फिजिकल मैटर से शुरू होकर ये सफर जब साइकिक एनर्जी तक पहुंचता है तो ये विकास क्रम का सबसे अंतिम और सबसे ऊंचा स्तर है। ये अब तक की सबसे विकसित और सर्वोच्च ऊर्जा है। अच्छा, इसलिए इसे ऊपरी हवा कहते हैं? बिल्कुल, इसीलिए इसे ऊपरी शक्ति या ऊपरी हवा कहा जाने लगा, क्योंकि ये एक हायर लेवल एनर्जी है जो एक कमजोर लेवल वाले शरीर को दबोच लेती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इस ऊपरी हवा या हाई लेवल थॉट वेव के जाल में फंस गया तो उसे बाहर कैसे निकालें? जब डॉक्टर की एक्सरे मशीन और थर्मामीटर यहाँ काम नहीं आ रहे, तो बचाव का तरीका क्या है? बचाव का सिर्फ एक ही सटीक इलाज है, अपनी खुद की पर्सनैलिटी में एक प्रचंड शक्ति पैदा करना।
प्रचंड शक्ति। हाँ, जो व्यक्ति इस वेव का शिकार हुआ है उसकी असली समस्या उसकी कमजोरी है। इसलिए उसे ठीक करने के लिए उसके अंदर छिपी हुई मैस्कुलिनिटी या शक्ति और पौरुष को जगाना पड़ता है। लेकिन कैसे? वो व्यक्ति तो पहले ही बायोलॉजिकली कमजोर है, वो अचानक से अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएगा? मनोवैज्ञानिक रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों का सहारा लेकर। जैसे ही वो व्यक्ति उन शक्तियों का ध्यान करता है, उसके दिमाग में एक भयंकर ऊर्जा पैदा होती है। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए हनुमान जी की छवि, परम बल और ऊर्जा का प्रतीक। ये माना जाता है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि जिस पहाड़ पर वो पैर रखते थे वो पहाड़ धंसकर पाताल में चला जाता था। मतलब जब वो कमजोर इंसान इतनी प्रचंड शक्ति का ध्यान करता है तो उसके अवचेतन मन में एक जबरदस्त बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है भद्रकाली का। जब कोई बहुत डरावनी साइकिक वेव आपके सामने आ रही हो तो भद्रकाली का स्वरूप उस डराने वाली वेव से भी 1000 गुना ज्यादा भयंकर और शक्तिशाली है। सही बात है। जब दिमाग उस परम शक्तिशाली स्वरूप पर एकाग्र होता है तो शरीर के अंदर एक जबरदस्त हीट या मनोवैज्ञानिक ऊर्जा पैदा होती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि अगर आप एक छोटे से कमरे में एक मामूली हीटर चला रहे हैं और अचानक कोई वहां एक बड़ा इंडस्ट्रियल हीटर या भट्टी ले आए तो उस छोटे हीटर की गर्मी का कोई वजूद ही नहीं बचेगा। एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। जब इंसान के अंदर वो हनुमान या भद्रकाली वाली प्रचंड हीट जागती है तो बाहरी कमजोर साइकिक वेव अपने आप वहां से भाग खड़ी होती है। बिल्कुल सही। अपनी खुद की हीट बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। अब ये तो हुई इंसान के अंदर की बात, लेकिन स्थानों और वातावरण का भी इन साइकिक वेव्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। किस स्थानों का असर? हाँ, शमशान और मंदिर की ऊर्जा में जो फर्क हमें महसूस होता है वो कोई वहम नहीं है बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि शमशान में नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा क्यों है? ज्यादा घनीभूत हो जाती हैं। वहाँ ये वेव्स इतनी भारी होती है कि कोई कमजोर ऊर्जा वाला व्यक्ति वहाँ जाए तो वेव्स उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। ओहो। इंसान का शरीर उस दबाव को झेल नहीं पाता और वो कांपने लगता है। उसे लगता है कि कोई भूत उसे जकड़ रहा है। और मंदिरों में क्या होता है? जबकि मंदिर या शांत जगहों पर ये वेव्स थिन यानी पतली और बिखरी हुई होती हैं। इसलिए वहां जाने पर हमें सुकून मिलता है। तो क्या हमारे प्राचीन तंत्र विज्ञान और तांत्रिक अनुष्ठान भी इसी विज्ञान पर काम करते हैं? क्योंकि अक्सर लोग तंत्र को सिर्फ जादू टोना या अंधविश्वास मान लेते हैं। हाँ, ये तंत्र विद्या के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। सर जॉन वुडरूफ की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र में इसे बहुत बारीकी से समझाया गया है कि तांत्रिक कोई जादू नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? तंत्र असल में एक बेहद उन्नत साइकोलॉजिकल साइंस है। तो एक तांत्रिक असल में करता क्या है? वो कैसे इन अदृश्य वेव्स को रोकता है? वो मंत्रों और अनुष्ठानों के जरिए ध्वनि तरंगों या साउंड वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये खास फ्रीक्वेंसी वाले मंत्र उन खतरनाक और घनीभूत साइकिक वेव्स से टकराकर उनकी सघनता को तोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब वो साउंड वेव्स से साइकिक वेव्स को काटते हैं। बिल्कुल। वो भारी ऊर्जा को थिन यानी पतला कर देते हैं, जिससे व्यक्ति पर उनका दबाव कम हो जाता है। और जो अनुष्ठानों में यज्ञ किए जाते हैं उनका क्या लॉजिक है? यज्ञ की अग्नि सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स और साइकिक ऊर्जा का मिलाजुला विज्ञान है। यज्ञ की अग्नि से जो तीव्र ऊष्मा और मंत्रों की ऊर्जा पैदा होती है वो एक अपवर्ड ड्राफ्ट बनाती है। अपवर्ड ड्राफ्ट मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव। हाँ, ये ऊर्जा उन भारी साइकिक वेव्स को ऊपर की ओर धकेल देती है और साथ ही ये व्यक्ति के अंदर की सोई हुई ऊर्जा को भी बढ़ा देती है ताकि वो खुद उन वेव्स से लड़ सके। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटूं तो सबसे बड़ा सबक ये है कि भूत प्रेत या ऊपरी हवाएं कोई सींग वाले बाहरी राक्षस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड में मौजूद मोनिज्म की उस एक ऊर्जा और हमारे खुद के कमजोर शारीरिक और मानसिक आवरण के बीच का सीधा टकराव है। ऊर्जा अपना रूप बदल रही है और हमारा शरीर उस पर रिएक्ट कर रहा है। एकदम सही। आप मीडियम बनेंगे या उस ऊर्जा को हरा देंगे, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा और हीट को कितना मजबूत किया है। ये सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल देने वाली चर्चा थी। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले यार एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। ऊर्जा के विकास के अगले चरण का सवाल। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि क्रमिक विकास में अभी साइकिक एनर्जी या थॉट वेव्स सबसे ऊंचे स्तर पर है। लेकिन इवोल्यूशन या विकास कभी रुकता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो क्या भविष्य में किसी बिंदु पर मानव विकास का अगला कदम किसी सुपर साइके को जन्म देगा? सोचिए जरा, क्या मानव जाति का अगला रूप कोई ऐसा सुपरमैन होगा जिसका विकास शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से इसी अदृश्य ऊर्जा के स्तर पर होगा? ये बहुत ही शानदार विचार है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए ये ऊपरी हवाएं या थॉट वेव्स कोई डरावनी चीज नहीं होंगी, बल्कि उसकी उंगलियों पर नाचने वाली जन्मजात ताकत होंगी। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसे इन ऊर्जाओं को समझने या उनसे बचने के लिए किसी हनुमान या तांत्रिक की जरूरत नहीं होगी। वो शायद इन्हें वैसे ही देख और नियंत्रित कर सकेगा जैसे आज हम एक स्विच दबाकर लाइट जला लेते हैं। बाप रे, ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड और हमारे वजूद को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज की इस गहराई से भरी चर्चा को हम इसी सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। इस सुपर साइकी के बारे में सोचिएगा जरूर। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।